फिजिक्स। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स। तो आज के हम वीडियो में करने वाले हैं एक नया चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। मतलब इन दिस वी यू हैव लिमिटेड फॉर्मूलाज। तो अगर आपने वही चीजें लगा दी तो आप इजीली और एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो अगर आपने वही टेक्निक लगाई तो इजीली वी कैन गो ऑन। और जैसा आपको पता है कि हम हर एक छोटी से बड़ी चीज, हर एक चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाए। और जो भी हम करेंगे उसके नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे तो आपको एक और काम आप कर सकते हो। प्ले स्टोर से एफर्टलेस फिजिक्स एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वहां पे आपको इनके नोट्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है? कोई भी चीज जो फ्लो करने लग जाए अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगे। मतलब अगर हम उस पे बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और वो फ्लो करने लग जाए तो उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स सॉलिड्स तो हो नहीं सकता बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो फ्लो नहीं करते। तो कौन सी दो चीजें फ्लो करती हैं? दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड्स एंड गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलेंगे। ओके, उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज thrust. What is thrust? Thrust is basically a perpendicular or normal force. देखो, perpendicular और normal force exerted by liquid. कौन लगाती है? लिक्विड लगाती है। किस पे लगाती है? जो सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है। आपको पता है बेसिकली गैसेस एंड लिक्विड्स को हम लोग किसी कंटेनर में होल्ड करते हैं। तो जिस भी कंटेनर में हम उनको रखते हैं वो उस कंटेनर के सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है। अगर वो रेस्ट पे है तो इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। सो व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड onto the surface. Clear? Okay. So now next term is pressure. This thrust, that is nothing but it is a force only, but this is a normal force per unit area. मतलब अगर हम force को area से divide कर दे तो वो हो जाता है pressure. So pressure is force by area. तो इसका unit क्या होगा? इसका unit होगा Newton per मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट हो गया। दूसरा, इसको हम बार बार यूज करते हैं तो इसके लिए एक नया यूनिट बनाया गया, दैट इज पास्कल। और पास्कल ने इन पे बहुत स्टडी की है इसलिए उनके रिस्पेक्ट में भी हम इनको पास्कल ही अब काफी जगह यूनिट देखोगे। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो न्यूटन का हो जाएगा डाइन एंड मीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो आप सबको पता है फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और एरिया का होता है L2। तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-2। तो ये हो गया उसका डायमेंशन। तो बहुत बेसिक चीजें हम देख रहे हैं। उसके बाद 1 atm बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? सो बेसिकली आप सबको पता है जो हमारा अर्थ है वो गैसेस से सराउंडेड है। बेसिकली एयर है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो वो जो लेयर्स हैं एयर के वो हम सब पे प्रेशर लगा रहे हैं। जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से ये प्रेशर हम पे लग रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, अब ये जो 10⁵ है इसको एक हम बार करके भी एक यूनिट है वो बोलते हैं। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.013 बार। ये एक दूसरी यूनिट है, या तो 760 टॉर। अगेन ये तीसरी यूनिट है। ठीक है, तो 1.013 into 10⁵ पास्कल बोलो, 1.013 बार बोलो या 760 टॉर बोलो, इट इज वन एंड द सेम। तो हम सब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। जैसे अपन ऊपर जाते हैं क्या होता है? एयर के लेयर्स नीचे आते जाते हैं। मतलब एयर के लेयर्स, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एयर के लेयर्स नीचे आते जाते हैं। देखो समझो, मैं आपको एग्जांपल बता दूं। सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड यहाँ पे क्या है? ये एयर के लेयर्स हैं। तो अभी जब आप यहाँ खड़े तो ये सारे लेयर्स आपके सर के ऊपर है। लेकिन अगर आप ऊपर चले गए तो ये वाले लेयर्स नीचे आ गए। ये वाले कुछ लेयर्स आपके नीचे हो गए ना। अभी आपके सर के ऊपर कम लेयर्स हैं तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पे या अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है एटमॉस्फेरिक की।
दिस वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच। नाउ नेक्स्ट इज गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने कंटेनर ड्रॉ किया है और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरी हुई है जिसकी डेंसिटी रो है। अभी अगर मैं लिक्विड के सरफेस से H डेप्थ नीचे है, लिक्विड के सरफेस से, हाँ आपको बेसिकली बॉटम से ये डिस्टेंस मेजर नहीं करनी। अगर आपको बॉटम से डिस्टेंस दी हुई भी है तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस में से बॉटम वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब जाके आप H निकालोगे। सो H इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस। H इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, this pressure is equals to H rho G, where H is nothing but the height जो मैंने आपको बताया, आप depth बोल दो from the surface. Rho is the density of the liquid and G is acceleration due to gravity. Obviously density और H अगर change होगा तो यानी इनमें से अपन मोर ओवर केस में इससे बोल सकते हैं कि G is constant। ठीक है, तो अगर G कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वो H और रो पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते हैं ये जो प्रेशर है ये बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? और मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, मींस आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे लिड लगी है। सो दिस कंटेनर इज क्लोज, तो इस पे एटमॉस्फेरिक का प्रेशर नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर लग रहा है, गॉज प्रेशर लग रहा है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर हम कंटेनर को ओपन कर दें तो आप क्या देखोगे, दोनों प्रेशर एक्ट करने लग जाएंगे। अगर आप H डेप्थ पे हो तो एक तो एटमॉस्फेरिक का भी प्रेशर एक्ट करेगा और साथ में डेप्थ की वजह से भी प्रेशर एक्ट करने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा P0 प्लस H रो G। समझ में आ रहा है? तो अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जो बिल्कुल सरफेस पे है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। द कंटेनर इज ओपन। लेकिन अगर हम H डेप्थ नीचे जाते जाए या हम पानी के अंदर जाते जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो अब ऐसे समझो कि आप वाटर के लेयर्स के नीचे जाते जा रहे हो तो सर पे आपके लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं वाटर के, तो उनका प्रेशर तो आएगा। सो दैट इज द रीजन आप पे प्रेशर बढ़ते जाता है। और अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है ना, ये इन कंटेनर्स पे ऐसे प्रेशर लगा रही है। थ्रस्ट जो भी हम पढ़ रहे थे ये फोर्स हो गया, तो ये फोर्स है हमारा, दिस इज द फोर्स, हियर आल्सो दिस इज द फोर्स। और इसको अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको वही प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर इज नाइदर अ स्केलर क्वांटिटी नाइदर अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, उसके बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं दिखे तो आप स्केलर मार्क करके आना, लेकिन अगर आपको दिखे वेक्टर, स्केलर, टेंसर, नन ऑफ द अबव तो आप टेंसर मार्क करके आना। ठीक है, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने आपको बताया, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। अब यहाँ पे हमने केस लिया, आपको दिख रहा है 3 वेसल्स हैं, वेसल A, वेसल B एंड वेसल C। तीनों का शेप अलग अलग है लेकिन हमने तीनों में जो लिक्विड भरी है वो सेम है, सेम हाइट तक हमने लिक्विड भरी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम पे और यहाँ के बॉटम पे प्रेशर मेजर किया। तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो G, तो यहाँ पे भी H रो G प्लस P0 भी अगर आप ले लोगे, ऐड कर दोगे तो P0 प्लस H रो G आया। यहाँ भी P0 प्लस H रो G और यहाँ भी P0 प्लस H रो G। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रेशर है ये वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे वो A हो चाहे यानी कोई भी वेसल हो, अगर सेम लेवल तक सेम लिक्विड आप फिल करोगे तो सेम लेवल पे आपको सेम प्रेशर ही मिलेगा। सेम लेवल पे आपको प्रेशर हमेशा सेम मिलेगा। अगर लिक्विड रेस्ट पे है, यहाँ रुकी हुई है ना, चल नहीं रही है, एक्स डायरेक्शन में मोशन है क्या, नहीं। सो इफ इट इज एट रेस्ट तो प्रेशर सेम होगा, भले वेट अलग अलग है। ऑब्वियसली बी में सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, देन सी में होगा एंड देन ए में होगा। तो वेट की बात नहीं कर रहे, वेट अलग अलग है लेकिन जो प्रेशर है तीनों के बेस पे सेम है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, हमने ऐसे 4 अलग अलग शेप के आप बोल सकते हो वेसल्स को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचोगे कि अगर एक में प्रेशर ज्यादा है, सो लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो वो अगर आप जैसे सपोज आप यहीं से पानी डाल रहे हो, यहीं से सिर्फ पानी डाल रहे हो, तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वो पानी आगे भी जाएगा और फिर आपने पानी डालना बंद कर दिया, तो क्या आप देखोगे कि सब में लेवल सेम है। क्यों लेवल सेम है, अभी जो पॉइंट ए है वहां पे हम ऊपर से लिक्विड डालते जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे सपोज इनिशियली
यहाँ ज्यादा लिक्विड है। अब मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि सब में लिक्विड सेम लेवल पे क्यों आ जाता है। तो अगर यहाँ पे लिक्विड का हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, और बी पॉइंट अगर आप ले लेते हो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड का हाइट कम है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, क्या वो चलेगा? नहीं। लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अभी देखेगा कि भाई ए पे प्रेशर ज्यादा, बी पे प्रेशर कम है, तो लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। और दोनों का प्रेशर सेम कब होगा? जब दोनों का हाइट, जो लिक्विड इसमें फिल है उसकी हाइट जैसे ही सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर ए और बी पे सेम हो जाएगा, तो लिक्विड का फ्लो हो जाना बंद हो जाएगा। क्लियर? ओके, मेक अ नोट। तो अभी यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम लोग ने लिक्विड भरा है, इसकी डेंसिटी वापस वही है रो, और यहाँ पे हमने एक दूसरा सिलेंडर इसके अंदर इमर्स किया है। यार सिलेंडर आप ऐसा मत समझो कि इमर्स के, बेसिकली हम लिक्विड में दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। तो P1 जो है उसकी जो सरफेस से डिस्टेंस है वो H1 है, और P2 की सरफेस से डिस्टेंस H2 है। अभी आपको पूछा P1 और P2 में कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो पहली चीज प्रेशर का डिफरेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिकॉज हम जैसे अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। और आप देख सकते हो P1 की डेप्थ कम है और P2 की डेप्थ ज्यादा है, तो P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो अभी हम वही निकालेंगे कि P2 पे प्रेशर कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 रो G, एंड P2 कितना हो जाएगा? P0 प्लस H2 रो G। अभी आपको P2 माइनस P1 निकालना है, तो ये P0 तो कट हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली बचने वाला है H2 माइनस H1 इंटू रो जी। H2 माइनस H1 जो है बेसिकली ये जो कंटेनर अगर आप इमेजिन कर रहे हो, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हो वो H है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू H रो G। सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, हमारे ग्राउंड पे ही रखा हुआ था। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ली है वर्टिकली एक्सिलरेटेड कंटेनर। ये आपको अच्छे से आता ही होगा कि कभी भी अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाए विद सम एक्सिलरेशन, तो क्या होता है? सूडो नीचे लगने लग जाता है, और आपका जो G है उसकी वैल्यू हो जाती है G प्लस A। उसी तरह से अगर वही कंटेनर नीचे जा रहा है विद एक्सिलरेशन A, तो सूडो अब ऊपर लगने लग जाएगा, और हमारा एक्सिलरेशन जो नेट एक्सिलरेशन है वो हो जाएगा G माइनस A। तो यहाँ हम वही केस कंसिडर कर रहे हैं, बेसिकली वही सेम चीज है, खाली यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, नॉट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सिलरेशन है इधर, एक्सिलरेशन ये एक्सटर्नल एक्सिलरेशन A है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू H रो इंटू G इफेक्टिव। So P2 minus P1 is H rho, G effective is G plus A, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो सूडो नीचे लग रहा है। अगर वही कंटेनर सपोज नीचे जा रहा होता विद एक्सिलरेशन A, तो क्या हो जाएगा? P2 minus P1 is H rho G minus A, बिकॉज इस केस में सूडो ऊपर लगता। और अगर आपने कंटेनर को फ्री फॉल छोड़ दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक वेसल लिया, उसमें अपन ने लिक्विड भरा और उसको फ्री फॉल छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G माइनस G, तो वहां पे ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सूडो नीचे की तरफ होता है, तो G प्लस A। अब यहाँ नीचे जा रहा है तो सूडो किधर लगेगा? ऊपर, तो G माइनस A। और अगर यही फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के केस में जो एक्सिलरेशन है वो अपना G हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 0 आ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेटेड मोशन। तो बेसिकली अगर एक्सिलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। सो P1 और P2 दोनों पे प्रेशर कैसा होगा? सेम। लेकिन अगर सपोज इसी कंटेनर को हम आगे की तरफ एक्सिलरेट कर रहे हैं विद सम एक्सिलरेशन A है, तो जो प्रेशर है वो एक्सिलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे पहले P1 P2 का प्रेशर सेम था, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक्सिलरेशन इस तरफ है ना, तो P1 पे प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू P2। कितना ज्यादा होगा? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? x, एक्सिलरेशन कितना है? a, तो वही वाला h रो g वाला जो फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाओगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x, डेंसिटी इज रो
and acceleration is a. So x rho a is the pressure difference between point P1 and P2 और P1 का प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली आपको ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कंटेनर को कभी आप आगे की तरफ लेके जाओगे तो लिक्विड कुछ इस तरह से पीछे की तरफ ऐसा आप देख सकते हो ट्रायंगल जैसा ऊपर बन जाता है यहाँ पे. तो ये जो एंगल है tan थीटा, अगर इसकी बात करें, tan थीटा का फॉर्मूला है ax बाई g इफेक्टिव, मतलब एक्सीलरेशन जितना x डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय द g इफेक्टिव. सो tan थीटा कम्स अप टू बी ax g प्लस माइनस a. वो डिपेंड करता है ना ay लेते. ठीक है, कि y डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है. इफ ay इज 0 तो tan थीटा हो जाएगा ax बाई g. आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, या तो डायरेक्ट वो ऐसे ही tan थीटा पूछ लेंगे, ax दे दिया होगा, ay भी दे दिया होगा, डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं, या तो बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस पूछेंगे अगर एक्सीलरेशन है. तो हमको ज्यादा टफ क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बेसिकली इससे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट अगर इन केस आ गए तो हम बस इतना ही आपको पूछेंगे. ठीक है, चलिए लिखिए. ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द डेंसिटी. तो डेंसिटी आप सबको पता ही होगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हो गया kg और वॉल्यूम का kg पर मीटर क्यूब. इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L-3 एंड T0. ओके, अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन है रिलेटिव डेंसिटी. इस रिलेटिव डेंसिटी के आगे हम और भी फॉर्मूलाज करने वाले हैं. फिलहाल इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी. इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ज्यादा स्पेसिफिक बोलूं सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होगी उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी. तो अगर आपको कभी भी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और आपको डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालनी है तो अपन सिंपली उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा CGS में 1 होती है, एंड अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो 1000 होती है. तो एक चीज सुनना, इफ यू आर इन CGS यूनिट, यानी आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है और डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको निकालनी है इन CGS, तो आप सिंपली डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी. लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा 1000 होता है. सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000. क्लियर? आगे उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हमारे पास 2 लिक्विड है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. एक की डेंसिटी ρ1 है और दूसरे की डेंसिटी ρ2 है. हमने दोनों को मिक्स कर दिया. अगर हमने मिक्स कर दिया तो जो नया लिक्विड, जो मिक्सचर हमको फॉर्म हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या होगी. तो उसका फॉर्मूला है बेटा रो इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम. बट आपको v1 और v2 नहीं दिया, लेकिन क्या आप इंडिविजुअल v1 और v2 निकाल सकते हो. जैसे यहां से v क्या होगा, v1 क्या हो जाएगा m1 बाई ρ1 एंड v2 क्या हो जाएगा m2 बाई ρ2. तो वही सब्स्टिट्यूट कर दो. सो m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, अभी अगर स्पेशल केस की बात करूं कि दोनों मासेस हमारे सेम है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा m प्लस m इज 2m. यहां से m कॉमन निकालोगे, सो दिस विल बी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2. तो ये हमको मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन. खाली ऐसे ही नाम है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं. अगर आपको मास की जगह अगर आपको दोनों वॉल्यूम दे दिया v1 एंड v2 एंड ρ1 एंड ρ2, तो आप कैसे निकालोगे. तो यही ट्रिक अगर अपन यूज करें कि रो होता है m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2, बट m1 और m2 नहीं दिया, लेकिन क्या हम मास दिया नहीं है तो क्या हम रो इंटू वॉल्यूम करके मास नहीं निकाल सकते. बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इसमें भी अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं कि दोनों वॉल्यूम्स अगर सेम है तो हमारे रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली
ऊपर से कॉमन निकल जाएगा और नीचे से 2v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2. दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अभी यहाँ क्या बोला है कि अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है. तो बेटा अगर अपन टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम भी राइज होता है, मींस वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड मास तो चेंज नहीं होता. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी, सो डेंसिटी डिक्रीजेस. तो जो नई डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू रो डैश 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा. ठीक है, गामा आप सबको पता है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. डेल्टा थीटा इज द राइज इन द टेम्परेचर. थीटा रो नॉट वाज द इनिशियल डेंसिटी एंड रो इज द फाइनल डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है. सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ये कम होगा, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. तो इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी डेंसिटी कम हो रही थी और यहाँ पे हमारे प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ेगी. तो इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी. डेल्टा पी is the rise in the pressure and B is the bulk modulus of the liquid या of the fluid आप बोल सकते हो. ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं. अभी हम करने जा रहे हैं पास्कल लॉ. पास्कल लॉ क्या होता है कि अगर सबको पहले तो पता है कि सेम लेवल पे हमारा जो प्रेशर है वो सेम होता है. बेसिकली आप ऐसा समझिए हम वही चीज का यहाँ यूज करने वाले हैं. कंसिडर करते हैं यहाँ हमने कोई लिक्विड फिल की है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी. तो ए और बी सेम लेवल पे है, तो ए और बी दोनों पे प्रेशर कैसा होगा बेटा, सेम. अब आप देख सकते हो ये जो है ये थोड़ा सा थिक है और ये जो ट्यूब है ये थोड़ी सी थिन है. तो यहाँ पे जो एरिया है वो स्मॉल ए है, यहाँ पे जो एरिया है वो कैपिटल है. हमने यहाँ से फोर्स लगाया स्मॉल एफ. अब हमने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली इस B का प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है, इसका कुछ डेल्टा पी से इंक्रीज हो. वो जो इंक्रीज है ना प्रेशर, वो सब जगह ट्रांसफर होता है. सो बेसिकली A का भी प्रेशर डेल्टा पी से इंक्रीज हो गया. तो वापस आप ऐसा बोलोगे कि A और B दोनों सेम लेवल पे ही है, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा. तो अपन ऐसा बोलेंगे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. समझ में आया ना, पहले दोनों सेम लेवल पे थे तो दोनों का प्रेशर कैसा था, सेम था. अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया फोर्स लगा के. अब जो प्रेशर हमने इंक्रीज किया है वो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है. तो पहले दोनों जगह का प्रेशर सेम था, यहाँ भी डीपी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी डीपी इंक्रीज हुआ, तो फाइनल प्रेशर भी दोनों का कैसा होगा, सेम. तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर एट बी इज एफ बाई ए एंड ये बी है ना, और इसको ए लिख देना चाहिए, एंड प्रेशर एट ए इज एफ बाई कैपिटल ए. तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो फोर्स जो रिटर्न में यहाँ पे आ रहा है वो बहुत मैग्नीफाई होके आता है. तो इसके बहुत अच्छे से यूज है. जैसे आपने गैरेज में देखा होगा, वो लोग जरा सा फोर्स लगाते हैं और बड़ी बड़ी व्हीकल्स लिफ्ट हो जाती है. तो वहां यही यूज होता है कि यहाँ का एरिया हम छोटा रखते हैं, यहाँ का एरिया हम बड़ा रखते हैं. तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो मैग्नीफाई हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सबको पता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है. उन्होंने क्या बताया कि बेसिकली अगर ये एक लिक्विड है, इसमें हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई है उसका जो भी वेट होगा उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. वापस सुनना, यहाँ पे हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला है, लिक्विड के अंदर डाला है, आई डोंट नो कि पूरा डाला है, आधा डाला है, कितना भी डाला है, तो जितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया, ऑब्वियसली उसने लिक्विड की जगह ली होगी, तो उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगता है. दैट इज द बॉयंट फोर्स. सो व्हाट इज बॉयंट फोर्स? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द लिक्विड. सपोज अगर ये हमारा लिक्विड है, इसमें हमने इतने ही ऑब्जेक्ट को अंदर डाला है,
तो उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस होगा into density of the liquid into g. So basically this is nothing but this is the weight of the liquid which is displaced. ठीक है, तो जो अभी नेट फोर्स हो गया दैट इज द अपेरेंट वेट, दैट इज द एक्चुअल वेट माइनस बॉयलेंट फोर्स. तो एक्चुअल वेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी माइनस वॉल्यूम विच इज इनसाइड द लिक्विड और विच इज इमर्स्ड इनटू डेंसिटी of the liquid which is rho into g. Is this much clear? In case अगर v और v inside मतलब पूरा ही अपना जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर है, so basically v inside is equals to v, तो हम v और g कॉमन ले लेंगे, so weight apparent हो जाएगा, v और g कॉमन ले लिया तो ये हो गया सिग्मा माइनस रो. अभी अगर मेरे को सिग्मा कॉमन निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v sigma g is 1 minus rho by sigma. This v sigma g is nothing but this should be the actual weight, right? ये देखो ये v sigma g क्या है, this is the actual weight. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं apparent weight is equals to the actual weight 1 minus rho by sigma. ये भी एक तरीका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये तभी होगा जब पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अपेरेंट वेट का. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. हाँ, और ये दोनों सिचुएशन आई होप आपको समझ में आ गई है. So this formula is really important. The apparent weight is equal to the actual weight minus the buoyant force. The actual weight is volume of the object into density of the object into g, whereas the buoyant force is volume of that part which is inside the liquid into density of the liquid into g. Basically, it is the weight of that liquid which is displaced by the object. यानी हमने अगर ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतने लिक्विड का जो भी वेट होगा वही हमारा बॉयंट फोर्स है. आई एम श्योर दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल. ओके, मूविंग अहेड. रिलेटिव डेंसिटी के कुछ और फॉर्मूलाज है जो मैंने खाली आपके लिए नोट डाउन कर लिए हैं. वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो बॉडी है उसका वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम. उतने ही वॉल्यूम को अगर हम डिस्प्लेस करते उतने ही वॉल्यूम को, तो उसका जो भी वेट आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट इज दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्म में लिखा वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, या आप ऐसे बोल दो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखी है. यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, या यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ वेट इन वाटर, या वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम. आप देख सकते हैं लॉस इज नथिंग बट द सबट्रैक्शन, और इसको फिर मैंने लिख दिया W1 दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी अपॉन W1 माइनस W2. व्हाट इज W2? W2 इज द वेट इन वाटर. ओके, यस, मेक अ नोट. मूविंग अहेड, अगर सपोज हमारी जो बॉडी है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरह से डूब जाएगी. सो इट इज द केस ऑफ सिंक. केस 2, if the density of the body is exactly equal to the density of the liquid, तो ये पूरी तरह से डूबेगी, यानी और जस्ट सरफेस पे होगी, मतलब देखा पूरी तरह से बॉडी हमारी पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है. सो बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज, फ्लोट कर रही है लेकिन पूरी तरह से सबमर्ज होके फ्लोट कर रही है. इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट विल फ्लोट बट विथ पार्शियली सबमर्ज. मतलब कितनी सबमर्ज होगी वो हम नहीं बता सकते, बट कुछ हिस्सा अंदर होगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा. ये वाला पार्ट अंदर है और उतना बाकी का पार्ट बाहर है. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे हमने वही वाला जो अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे कि कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा वो किस पे डिपेंड करता है. सो व्हेन बॉडी फ्लोट वेट इज बैलेंस बाय बॉयंट फोर्स. तो यहाँ बेसिकली हो रहा क्या है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और बॉयंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है. तो mg और बॉयंट फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो हमने वही लिखा बेटा, mg is basically the buoyant force. So what is mg? That is mass is volume into density. So volume of the object into density of the object into g. And buoyant force is volume
ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द लिक्विड, तो हमने V इनसाइड लिखा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, G ने G को मार दिया, तो अभी क्या बचा, वॉल्यूम विच इज इनसाइड द लिक्विड इज टोटल वॉल्यूम सिग्मा बाय रो। उसके बाद तो बाहर कितना होगा, तो ऑब्वियसली जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से V इनसाइड जो है उसको सबट्रैक्ट कर दो, तो V माइनस V सिग्मा बाय रो, V कॉमन आ गया, 1 माइनस सिग्मा बाय रो, सो दिस इज द वॉल्यूम विच इज आउटसाइड। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट इज द फ्रैक्शन, तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है V आउटसाइड बाय V इज 1 माइनस सिग्मा बाय रो। ओके, मेक अ नोट। अभी ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा थियोरी वाला पार्ट है, तो आपको याद करना होगा पहले स्ट्रीमलाइन और लैमिना फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लैमिना फ्लो मतलब एकदम प्रॉपर रेगुलर फ्लो, मतलब हर एक पार्ट एक के बाद। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज ऐसा समझिए ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो आपको भी वही सेम सीक्वेंस मिलेगा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रूल ब्रेक कर रहा है, सब एकदम सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देर बाद ऐसा देखो कि यहाँ C आ गया, यहाँ E आ गया, यहाँ A हो गया, ये अपना D इधर है और यहाँ B है, तो मतलब कोई भी रैंडम मोशन जब हो जाता है तब हम उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक स्पीड के बाद होता है। तो अगर स्पीड कम है, बेसिकली क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, तो अगर हमारी जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम है तो वो प्रॉपर फ्लो होगा, रेगुलर फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो स्पीड से ज्यादा बढ़ गई, क्रिटिकल स्पीड से अगर लिक्विड की स्पीड ज्यादा हो गई, तो रैंडम कोई भी मोशन करने लगेगा, कुछ फिक्स्ड, कुछ रेगुलरिटी नहीं होगी, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे ऑलवेज फ्लो प्रॉपरली इन अ रेगुलर वे। स्पीड इज लेस देन क्रिटिकल स्पीड। यहाँ मोशन इज इरेग्युलर, रैंडम मोशन हो रहा है, एंड द स्पीड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। व्हाट इज क्रिटिकल स्पीड? क्रिटिकल स्पीड इज दैट स्पीड above which the streamline gets converted to turbulent. Above which streamline convert to turbulent, उसी को हम क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। उसके बाद ये एक और चीज डिफाइन करती है जो हमको बताता है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा कि turbulent flow होगा, that is a number which is called as Reynolds number. This is a pure number, so it does not have any dimension, so which determine nature of flow of liquid. and ये number देख के आप पता कर सकते हो कि वो streamline flow है कि turbulent flow है। तो इसका फॉर्मूला है V rho R by eta. V is the velocity, rho is the density of the liquid, R is the radius of the tube from which it is flowing, and eta is the coefficient of viscosity. ठीक है, अभी अगर ये 0 से 2000 के बीच में होगा बेटा तो इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। अगर ये 2000 3000 के बीच में है मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है, चेंजिंग स्टेट में है, फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। और अगर वो 3000 से ज्यादा है देन वो पक्का टर्बुलेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। अभी जैसे आप सबको पता है कि सॉलिड में एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन यहाँ पे है हमारा विस्कस फोर्स। सो बेसिकली दिस इज द फ्रिक्शन इन लिक्विड्स जिसको हम विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आप समझिए ये हमारा ग्राउंड है, ये उसके ऊपर का लिक्विड का सरफेस है, ये उसके ऊपर का लिक्विड का सरफेस है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इस पे लगेगा। तो इसकी सपोज स्पीड है V माइनस dV और उसके ऊपर वाले लेयर की स्पीड है V, या आप ऐसा बोलो तो इसकी स्पीड है V और ऊपर वाले लेयर की स्पीड है V प्लस dV। तो इन दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी का डिफरेंस है, दैट इज dV, और इन दोनों के बीच में जो लेयर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज dx। So this is a dV by dx which is called as velocity gradient. Velocity gradient is basically the difference in the velocities between the two layers divided by the distance between them, that is dx. अब बेटा यहाँ पे है ना ये फोर्स लग रहा है, दैट इज द विस्कस फोर्स। तो इन लेयर्स पे जो विस्कस फोर्स लगता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV by dx। तो बेसिकली यहां से हमको न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया विच इज eta A dV by dx. So this is the viscous force where dV by dx is velocity gradient, area A is the area and eta is coefficient of viscosity. अब ये eta निकालते कैसे हैं बेटा, तो यहाँ पे आप सब चीजों को 1 कर दो। If A is equals to 1,
dv by dx इज इक्वल टू 1। तो जो फोर्स होगा वही हमारा ईटा होगा। तो इस तरह से अलग अलग लिक्विड का हम ईटा निकाल लेते हैं। अब बेटा ये जो ईटा है इसका यूनिट क्या होगा, तो आप देख सकते हो फोर्स तो इधर ही रहेगा, ये dx ऊपर आ जाएगा, dv नीचे आ जाएगा और एरिया नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर, तो मीटर मीटर कट हो गया तो ये सेकेंड हो गया बेटा, पर सेकेंड हो गया सॉरी, और ये एरिया है तो ये ऊपर आएगा फोर्स का डाइन, ये इसका सेकेंड पर सेकेंड था, ये ऊपर आ गया तो सेकेंड हो गया, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इन सीजीएस, या तो इसको हम बोलते हैं 1 पॉइस। अगर वही हम एसआई में लिखेंगे तो डाइन का हो गया न्यूटन, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, सेंटीमीटर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डेका पॉइस या पॉइसिंग। सो 1 डेकापोइस इज 10 पॉइस, ये दोनों का कन्वर्जन है। डेकापोइस इज इन एसआई एंड पॉइस इज इन सीजीएस। ओके, अब बेटा विस्कोसिटी ऑफ वाटर, बेसिकली ईटा की बात कर रहे हैं। वाटर का जो ईटा होता है वो लगभग 0.01 पॉइस होता है, और जो एयर है उसका जो ईटा होता है वो 200 माइक्रो पॉइस, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 पॉइस होता है। जो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का होता है वो गैसेस से बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100 जितना वो ज्यादा होता है। उसके बाद बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली कम हो जाती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जो ईटा है वो हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ। अब यहाँ पे एक स्पीयर है, बेसिकली एक ड्रॉप है, आप रेन ड्रॉप समझ सकते हैं, जो नीचे गिर रही है विद वेलोसिटी v, जिसका रेडियस r है। तो बेटा यहाँ पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा हर एक डायरेक्शन से, दैट इज द विस्कस फोर्स। और यहाँ पे स्टोक्स ने हमको इसका फॉर्मूला बताया। स्टोक्स ने बोला दिस फॉर्मूला इज 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई आपको पता है इट्स अ कांस्टेंट, eta is coefficient of viscosity, here r is the radius of the drop and v is the speed। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। ऑब्वियसली रेडियस ईटा 6 पाई ये तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, बेसिकली क्या होता है ना, आप सोचिए अगर ऊपर बारिश आ रही है तो बारिश का ड्रॉप जब क्लाउड से गिरती है तब उसकी स्पीड 0 होती है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। बट क्या होता है ना, बेसिकली अगर सपोज सोचो अगर यहाँ विस्कस फोर्स नहीं होता तो जो बारिश की बूंदे हैं वो हमको बुलेट की स्पीड से हिट करती और हमारी बॉडीज में छेद हो जाते। तो इसकी वजह से विस्कस फोर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कस फोर्स क्या करता है, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है और उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विस्कस फोर्स नहीं होता तो बारिश में हम जा नहीं सकते थे, बारिश में जाते ही हमारी बॉडीज में होल हो जाते, इतनी जोर से, इतनी हाई स्पीड से वो गिरती थी। समझ में आया? ओके, मेक अ नोट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है बेटा, कि जैसे एक पाइप समझो, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पाइप बताया, तो आप देख सकते हो ये वाला पाइप का जो एंड है ये थोड़ा सा थिक है और ये वाला एंड थोड़ा सा थिन है। तो क्या जितनी लिक्विड अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आएगी, कि कम या ज्यादा होता है कि यहाँ से ज्यादा लिक्विड अंदर जा रही है और यहाँ से कम लिक्विड बाहर आ रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, जितनी लिक्विड एक सेकेंड में ये एंड से अंदर जाएगी उतनी ही लिक्विड वो एंड से बाहर आएगी पर सेकेंड, राइट? तो हमने वही लिखा है, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग per second is equal to mass of liquid leaving per second। अब बेसिकली मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। फिर अपन उसको सॉल्व करके अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा A1 V1 ρ1 is A2 V2 ρ2, where A1 is the cross section area, V is the velocity and ρ1 is the density। अब आपको पता है डेंसिटी तो थ्रू आउट सेम ही रहेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, that A1 V1 is equal to A2 V2। मतलब जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम है। जब ये एरिया कम हो गया है तो ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ट्राई करना, जो हमारा पाइप होता है उसका जो ओपन एंड होता है उसको आप ऐसे कर देना। अगर आप बंद करोगे तो आप देखोगे जो लिक्विड है या जो वाटर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या रीजन है बेटा? यही रीजन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ इट डिक्रीज द एरिया द वेलोसिटी विल इंक्रीज।
शायद सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि कभी रिवर साइड हम गए तो कहीं पे पानी का फ्लो बहुत फास्ट और कहीं पे ज्यादा बहुत स्लो है, तो जहां स्लो होता है ना वो ज्यादा गहरा होता है, तो उसका एरिया ज्यादा होता है, तो वहां स्पीड कम होती है। तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जहां स्पीड कम होती है वहां मत जाना, वो गहरा ज्यादा होता है। तो ये रीजन है, समझ में आया? तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है वहां स्पीड कम होती है, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहां स्पीड ज्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज वेरी बेसिक थ्योरम। सच बोलो तो हमको ऑलरेडी ये चीज पता है, खाली इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इसमें प्रेशर एनर्जी ऐड कर दी है। बेसिकली आप सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते ही आए हैं बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर की वजह से भी एक एनर्जी डेवलप होती है, तो इन्होंने ऐसा बोला दैट द प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो बेसिकली ये हमारा मेन फॉर्मूला है। PV is nothing but it is the pressure energy, mgh is the potential energy and half mv square is the kinetic energy। बट अगर इस पूरे को आप v से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस m अपॉन v इज रो, रो gh प्लस यहाँ पे भी m बाई v बन गया रो, तो हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर इसी इक्वेशन को आप बेटा मास से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे v बाई m अपना 1 बाई रो बन गया, यहाँ से m चला ही गया, यहाँ से भी m चला गया, तो ये हो गया p बाई रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर इसी इक्वेशन को आप m और g से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा p बाई रो g प्लस h प्लस v स्क्वायर बाई 2g इज कांस्टेंट। अब ये जो टर्म है इसको एक नाम दे दिया प्रेशर हेड, ऐसे ही नामकरण कर दिया उसका बस अपनी खुशी से। ये जो H है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन हेड, और ये जो v स्क्वायर बाई 2g है इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। सो बेसिकली एक ही इक्वेशन है, इसको अलग अलग मॉडिफाई करके हमने लिखा है। आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो कॉपी करिए। नेक्स्ट इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का एक पाइप है, यहाँ से थिक है, यहाँ से थिन है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। तो बेटा यहाँ पे भी एक ट्यूब कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक ट्यूब कनेक्टेड है। आप देख सकते हो दोनों जगह बेसिकली जो ट्यूब में लेवल है लिक्विड का वो अलग अलग है, और दोनों का अगर मैं पूछूं कि लिक्विड लेवल का जो डिफरेंस है वो H है, ये क्यों आया? तो बेसिकली क्या होता है आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम से दैट द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज अ कांस्टेंट। लो यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैंने P1 ले लिया, और यहाँ पे जो प्रेशर है इसको P2 ले लिया, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बेटा V1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है V2। अब बेसिकली दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी, बिकॉज दोनों सेम लेवल पे है। इधर भी सेंटर, इसका जो सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी दो एनर्जी बची, एक प्रेशर एनर्जी बची और एक काइनेटिक एनर्जी बची। तो मैंने लिखा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी विल बी इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है मैं प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो ये हो गया P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अभी आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बेटा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इसकी वजह से यहाँ दोनों जगह आप देख सकते हो प्रेशर का डिफरेंस है। सो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आपको पता है P1 माइनस P2 इज H रो G, सो H रो G इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो और रो अगर हम काट देंगे तो यहां से हमको H का वैल्यू आ जा सकता है। उसके बाद बेटा आपको बेसिकली ये पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके हिसाब से A1 V1 इज A2 V2, इसको एक नाम देते हैं हम कैपिटल V, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस कैपिटल V इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब इसके टर्म्स में मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, जरा सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या हो जाएगा, Hg इज इक्वल टू हाफ V2 की जगह आ जाएगा बेटा V बाई A2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा V बाई A1 का स्क्वायर। समझ में आया? ओके, दूसरा एक और फॉर्मूला है बेटा V का, दैट इज A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 square minus A2 square. What is V? V is not the speed here, it is the rate of flow of liquid. This is capital V. ठीक है,
नोट डाउन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ध्यान से सुनना बेटा, ये कंटेनर है जिसमें हमने जो टोटल लिक्विड भरी है वो H है। यहाँ पे बेसिकली इसका जो एरिया है वो A है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल कर दिया है जो सरफेस से H हाइट नीचे है, या बोल सकते सरफेस से H नीचे है, या बॉटम से इसकी हाइट होगी H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ पे एक होल किया है। तो बेसिकली यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है v इज अंडर रूट 2gh। ये बेसिकली वही हो गया कि अगर अपन एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, फ्री फॉल यानी ड्रॉप कर दिया, तो h हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो अपन ने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है अंडर रूट 2gh। ये वही नहीं हो गया, ये बिल्कुल वही हो गया। अब बेसिकली इसको नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा, तो अगर आप काइनेमैटिक्स में टाइम का फॉर्मूला याद करोगे बेटा तो आपको मिलेगा अंडर रूट 2h बाई g। यहाँ पे भी वही है, ये जो हाइट है ये बॉटम से मेजर करते हैं ना, तो ये हाइट कितनी है h माइनस h, मैंने वही सब्सटीट्यूट किया, आ गया आंसर। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गिरेगा, मतलब हमको बकेट रखनी है, तो हम बकेट कहाँ रखे, बेसिकली जहां पे हमारा पानी आए, तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है x, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नाउ सिंस दिस डायरेक्शन इज अ नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, कोई भी x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई एक्सिलरेशन है क्या, नहीं, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2 रूट के बाहर आ गया, g कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 अंडर रूट h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। उसके बाद इफ वी वांट ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हमको होल कहाँ करना चाहिए, तो हमको होल करना चाहिए एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो अगर हम सेंटर पे होल करेंगे तो ये रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, एंड वो रेंज कितनी होती है, वो बिल्कुल हाइट के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H। दूसरा बेटा यहाँ पे एक और चीज है कि अगर सपोज अपन ने टॉप से H हाइट पे एक होल किया, दूसरा होल अपन ने बॉटम से H हाइट पे किया, टॉप से H हाइट पे और बॉटम से H हाइट पे, तो इस केस में जो रेंज होगी वो सेम होगी। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों केस में रेंज सेम होगा। ऑब्वियसली टाइम का डिफरेंस आएगा ही, यहाँ पे टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, बट हम यहाँ रेंज की बात करें, सो फॉर सेम रेंज y इज इक्वल्स टू h, y ये है, ये h के बराबर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, यानी इस पूरे टैंक को खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये थोड़ा रेयर केस में आता है, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं। दिस इज कैपिटल A बाई A नॉट अंडर रूट 2h बाई g। व्हाट इज कैपिटल A? कैपिटल A, दिस इज नॉट A नॉट, दिस इज A, सॉरी मिस्टेक हो गया है। सो कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द वेसल एंड A नॉट इज द एरिया ऑफ द होल। So A by A नॉट अंडर रूट 2h by g। तो अपन को सिर्फ h से h डैश हाइट तक खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू A by A नॉट अंडर रूट 2 by g h माइनस h डैश। खाली यहाँ पे आपको माइनस h डैश डाल देना है, यहाँ पे आपको पूरा खाली करना था, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस 0 आ गया, तो खाली h बचा। लेकिन आपको ऐसा बोला है कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक टाइम खाली करना है, तो वो दोनों हाइट सब्स्टिट्यूट करें। समझ में आया? बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज ये एक टेबल है, इस पे अपन ने ऐसे पानी भरा हुआ रखा है, ठीक है। अभी सपोज ये हाइट है बेटा 1.5 मीटर और ये वाली हाइट दी है सपोज 2.5 मीटर, और आपको पूछा है हमको कहाँ होल करना चाहिए सच दैट द रेंज शुड बी मैक्सिमम। तो बेटा आपको टोटल हाइट ऐड करनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। अब 4 का आधा कर दो तो कितना आएगा 2। तो बेसिकली आपको ग्राउंड से 2 मीटर, मतलब यहां से ये जो ये हो गया नहीं, दिस इज 0.5, यहाँ पे आपको होल करना चाहिए, तब जाके जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। एक और केस अभी सुनना। अब इस केस में ये है 3 मीटर और ये है 1 मीटर। अभी आप टोटल करोगे तो 4 मीटर आएगा, तो आपको होल कहाँ करना चाहिए, बॉटम से 2 मीटर, मतलब टेबल में होल करने से पानी थोड़ी गिरेगा। तो इस केस में रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब आप कंटेनर के बॉटम पे होल करोगे, तब जाके रेंज मैक्सिमम मिलेगी। दो अलग अलग केसेस हैं, इस पे कभी कभी एमसीक्यू आ जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि क्या करना है। तो बेसिकली टोटल टेबल और वाटर लेवल को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन अगर वाटर लेवल टेबल पे ही आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 मीटर टेबल पे ही आ गया ना, तो टेबल में होल करेंगे तो थोड़ी पानी गिरने वाला है, तो आपको होल कहाँ करना है बेटा, वेसल के बॉटम पे, तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर?
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, लास्ट चीज हम करने जा रहे हैं दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। सो बेसिकली ये एक स्पीयर है, या आप ऐसा समझ लो एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो बेटा जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस पे नीचे गिर क्यों रहा है? बेसिकली इस पे ग्रेविटी लग रहा है जिसकी वजह से नीचे गिर रहा है। तो जब ये नीचे गिरता है तो यहाँ पे दो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होते हैं, एक है बॉयंट फोर्स और दूसरा है विस्कस फोर्स। बॉयंट फोर्स बेसिकली एयर में गिर रहा है ना, तो बॉयंट फोर्स तो लगेगा और साथ में विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगा। अब विस्कस फोर्स जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, उसका फॉर्मूला अगर आप याद करोगे 6 पाई ईटा आर वी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली कैसा है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब ऊपर वाले फोर्सेस मतलब बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाते हैं। बेसिकली कैसा होता है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इनिशियल है ना mg बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स से ज्यादा होता है। जब ड्रॉप नीचे गिरता है तो उस पे mg एक्ट कर रहा है, तो mg की वजह से उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। बॉयंट फोर्स तो कांस्टेंट है बट विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो हमारा विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाते हैं। अगर ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस बराबर हो जाते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना बंद हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि जो नीचे वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन है, जो हमारे इनिशियल बॉयंट फोर्स है बेटा वो है तेरा 6 न्यूटन, और विस्कस फोर्स पहले जस्ट जब स्टार्ट हुआ तब 0 था। अब नीचे की वजह से ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, सपोज विस्कस फोर्स हो गया 1 न्यूटन, तो अब ऊपर वाला फोर्स कितना है 7 न्यूटन, नीचे वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो अभी भी नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, वापस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बेटा विस्कस फोर्स बढ़ के 2 हो गया। अब ऊपर वाला फोर्सेस कितने हो गए 6 + 2 8 एंड नीचे वाला फोर्स हो गया 10। अभी भी नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो अभी भी एक्सीलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी। फिर वेलोसिटी बढ़ी जिसकी वजह से विस्कस फोर्स बढ़ा और वो 3 न्यूटन हो गया। अब बेटा ऊपर फोर्स 6 + 3 9 और नीचे फोर्स 10। अभी भी 10 ऑब्वियसली 9 से 1 न्यूटन फोर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कस फोर्स बढ़ के 4 हो गया। अभी आप देखोगे तो ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस सेम हो गए, मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब अब हमारा ड्रॉप रुक जाएगा। नहीं, ये रुकेगा नहीं। ड्रॉप ले लो या आप ऐसा समझो एक बाल्टी में हमने बेटा कोई बॉल डाल दी, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियल इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। जब ये सिचुएशन आती है जब ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस सेम हो जाते हैं तब वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते जाता है, वो रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, समझा। तो इनिशियली हम क्या देखते हैं बेटा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है एंड देन विद टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम या ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स बिकम इक्वल टू mg। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2gr² 9 ईटा रो माइनस सिग्मा, ये इसका फॉर्मूला है 2gr² बाय 9 ईटा रो माइनस सिग्मा। अगर रो हमारा सिग्मा से ज्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, अगर हमारा सिग्मा रो से ज्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? So here we have completed with this chapter
फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा पूरा खत्म हो गया है। हमने हर एक चीज डिस्कस की है, हर एक चीज जो एग्जाम में आ सकती है वो मैंने आपको डिस्कस की है। तो एक बार आपको वही करना है, जो भी हमने किया है वो आपको नोट करना है और उसका, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। सुबह 45 मिनट्स आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही देने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 45 मिनट्स में 5 से 6, कहीं कहीं तो 7 चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं, जिसको आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। वो रिवाइज करने यानी याद करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको खाली वो ग्लैंस करना है। आपको जो सेक्शन टफ लग रहा है, जो फॉर्मूलाज टफ लग रहे हैं, वो आपको वापस मुंह से बोलने हैं और बाकी खाली आपको एक बार देखना है। ये आपको कंटिन्यू 30 डेज तक करना है एंड देन आप देखेंगे कि आप कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलते। आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज एकदम थरली याद रहेंगे। दिस इज माई गारंटी। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।